नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद एवरेस्ट टॉप में आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है वफादारी अनमोल है, साबित कदमी अनमोल है। जो लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जो लोग साबित कदम होते हैं, वो दुनिया की किसी रुकावट को भी अपने सामने टिकने नहीं देते और वो जो चाहते हैं वो गेन कर लेते हैं। आज ऐसी एक शख्स को हम ले रहे हैं, ये उसकी जिंदगी के सच्ची कहानी है, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। वो शख्स, उसका नाम हैमिल्टन नाकी है और वो केप टाउन के एक दूर अफ्तारा इलाके में पैदा हुआ। 6 साल की उम्र तक हैमिल्टन नाकी स्कूल गए और स्कूल के बाद जब घर वापस आए 6 साल बाद उन्होंने देखा कि मेरा जो बाप है, मेरे जो वालिद साहब हैं, वो मेरी तालीम के मजीद अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि मैं स्कूल की तालीम हासिल करने वाला मामला छोड़ के मैं अपने बाप को सपोर्ट करूंगा, मैं अपने बाप की मदद करूंगा। 14 साल की उम्र में हैमिल्टन नाकी काम की तलाश में केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। दुनिया जानती है कि तिब की दुनिया में केप टाउन यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। जब हैमिल्टन नाकी केप टाउन यूनिवर्सिटी में पहुंचे और वहां पहुंचकर वो वहां पर मजदूर का काम हासिल करने में कामयाब हो गए। ये वक्त था 1940 का। 1940 से लेकर 1954 तक हैमिल्टन नाकी ने वहां पर मजदूर की हैसियत से काम किया। शबाना रोज वो मेहनत करते, हर रोज की जो वो कमाते वो घर को भेज देते। 1954 में एक दिन वो केप टाउन यूनिवर्सिटी का जो टेनिस कोर्ट था उसके लान की कटाई का, घास की कटाई का काम हासिल करने में कामयाब हो गए और उन्होंने केप टाउन यूनिवर्सिटी का जो टेनिस कोर्ट का लान था वहां पर घास काटना शुरू कर दिया। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस जो कि ज़राफ़ों पर एक तहकीक करना चाहते थे कि ज़राफ़ा जब पानी पीने के लिए अपनी गर्दन को मोड़ता है तो उसे दौरा क्यों नहीं पड़ता, उसे फिट्स क्यों नहीं पड़ता। इस पर उन्होंने अपनी तहकीक शुरू की और ऑपरेटिंग टेबल पर जब वो ज़राफ़े को लेकर आए और ज़राफ़े को बेहोश किया तो उन्होंने उस पर ऑपरेशन करना स्टार्ट किया तो ज़राफ़े की गर्दन हिली। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस ने वहां पर ऑपरेशन को छोड़ा, ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर निकले और जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि घास काटता हुआ नौजवान बड़ा तगड़ा है, नौजवान है और मजबूत है। उन्होंने उसको इशारा किया और इशारे से ऑपरेशन थिएटर में बुलाया। जब हैमिल्टन नाकी ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो वहां पर जाकर उन्होंने ज़राफ़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। जब उन्होंने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ये ऑपरेशन 8 घंटे स्टार्ट रहा, 8 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा और उस दौरान डॉक्टर साहब चाय भी पीते रहे, कॉफी भी पीते रहे, वक्फ करते रहे, लेकिन हैमिल्टन नाकी ने उसको 8 घंटे मजबूती से पकड़े रखा। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो वहां से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और जाकर घास काटना शुरू कर दिया। ये वाला मामला महीनों तक चलता रहा। हैमिल्टन नाकी ऑपरेशन थिएटर जाते, वहां पर जाकर ज़राफ़े की गर्दन को पकड़ते और डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन शुरू कर देते। एक दिन ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर साहब ने यह महसूस किया कि हैमिल्टन नाकी इतना ज्यादा काम करते हैं, 8-8 घंटे ऑपरेशन थिएटर को देते हैं और ये काम किसी लैब असिस्टेंट का बनता है। ये वाला जो काम है ये लैब असिस्टेंट का बनता है। वो वहां से आते हैं, 8 घंटे टाइम देते हैं, ना कोई मुआवजे की तलब करते हैं, ना वो किसी एक्स्ट्रा मुआवजे की तलब करते हैं और ना ही ज्यादा काम की शिकायत करते हैं। जब वो ऑपरेशन थिएटर से फारिग होते हैं तो अपने घास की कटाई का काम शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि इसकी जो साबित कदमी है
हैमिल्टन नाकी की जो वफादारी है, इनकी जो मुस्तकिल मिजाजी है, लिहाजा इन्हें लैब असिस्टेंट बना दिया गया। तो हैमिल्टन नाकी साहब जो वहां पर आए थे एक मजदूर की हैसियत से, फिर उन्होंने टेनिस कोर्ट में घास काटने का काम शुरू किया। 1958 में वो केप टाउन यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट बन गए। और जब डॉक्टर बर्नार्ड ने 1958 में हार्ट ट्रांसप्लांट का काम शुरू किया तो वो उसके साथ असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रहे थे। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि डॉक्टर साहब जब भी ऑपरेट करते, हैमिल्टन नाकी साहब का काम ये होता कि वो वहां पर जो मरीज होते उनको टांके लगाते, उनकी उंगलियां बड़ी तेज और साफ थी। एक दिन में हैमिल्टन नाकी साहब ने 50 बंदों के ऑपरेशन पर टांके लगाए। ये काम वो करते रहे। करते करते एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने बहुत से ऐसे जूनियर डॉक्टर्स, जूनियर सर्जन जिनको तरबियत देना, जिनको टीच करना, ये भी हैमिल्टन नाकी साहब की ड्यूटी में शामिल हो गया। यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब ने 1970 में जिगर पर तहकीक शुरू की। और जब जिगर पर तहकीक शुरू की गई तो एक दिन हैमिल्टन नाकी साहब ने एक ऐसी जिगर की शरियान की निशानदेही की जिससे जिगर की पैबंदकारी बहुत आसान हो गई। आज दुनिया में जब भी जिगर का ऑपरेशन कहीं पर कामयाब होता है और जिगर का कोई मरीज जब आंखें खोलता है और दोबारा रोशनी को देखता है तो उसका सारे का सारा क्रेडिट जो है वो हैमिल्टन नाकी साहब को जानता है। हैमिल्टन नाकी ये वो शख्स हैं जिन्होंने जिंदगी में मेडिकल यूनिवर्सिटी का चेहरा भी नहीं देखा हुआ था। वो पढ़े लिखे सिर्फ इतने थे कि अंग्रेजी जबान को हल्का फुल्का पढ़ लेते थे लेकिन लिख नहीं सकते थे। हैमिल्टन नाकी ये वो शख्सियत बन गए उस यूनिवर्सिटी की कि जो सुबह सवेरे घर से 3 बजे निकलते, 14 मील चलते और सुबह के 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुके होते थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये वक्त पर पहुंचते थे तो लोग अपनी घड़ियां मिला लेते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये 2003 का वाकया है कि यूनिवर्सिटी में 2003 में डॉक्टर डेविड डेंट सुबह सुबह यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि आज हम उस शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री देने के लिए जा रहे हैं जिस शख्स ने दुनिया में 30,000 से ज्यादा सर्जन को पढ़ाया, 30,000 से ज्यादा सर्जन को सिखाया, 30,000 से ज्यादा सर्जन को ऑपरेशन की तकनीक बताई। और वो शख्स है कि जो ना ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो शख्स है जिसने मेडिकल यूनिवर्सिटी का चेहरा भी नहीं देखा था। तो जब हैमिल्टन नाकी का नाम लिया गया तो उस यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली दफा किसने खड़े होकर हैमिल्टन नाकी के लिए क्लैपिंग की और उनको सलाम पेश किया। हैमिल्टन नाकी वो शख्स था जो ये कहता था कि मैंने हमेशा सिर्फ नरम रवैया रखा, मैं नरम जबान बोलता था, मैं कभी किसी मुआवजे की तलब नहीं करता था, मैं कभी काम ज्यादा होने पर कोई शिकायत नहीं करता था। और हैमिल्टन नाकी उस एजाज से नवाजा गया कि पूरी तारीख में आज तक किसी शख्स को इतने बड़े एजाज से नहीं नवाजा गया। वफादारी पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हमारे माशरे में ऐसा होता है कि अगर किसी टीचर्स को, किसी इंजीनियर्स को, किसी डॉक्टर्स को अगर थोड़ा सा भी ज्यादा काम करना पड़ जाए जो उसका वक्त होता है तो उस पर वो गिले शिकवे शिकायत और बहुत ज्यादा मुआवजे की तलब करना शुरू कर देता है। नतीजे में वो क्या होता है कि जो उसकी मंजिल होती है, जो उसका मकसद होता है, वो वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी जो सोच होती है, उसकी जो मंजिल होती है, उसकी जो जुस्तजू होती है वो उस इदारे के साथ, वो उस प्रोफेशन के साथ वफादारी नहीं होती बल्कि वो काम कर रहा होता है मुआवजे के लिए। और जब इंसान मुआवजे के लिए काम कर रहा होता है तो फिर कभी भी इंसान को वो बड़ी मंजिल नहीं मिलती जो वो हासिल करना चाहता है। मैंने पहले भी आपको मिसाल दी थी कि अमेरिका में 2 दोस्त थे, वो पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक इकट्ठे पढ़े, एक मोहल्ले में रहे, बचपन के दोस्त थे। एक दिन में उन्होंने अमेरिकन रेलवे में जॉब इख्तियार की, नौकरी इख्तियार की और वहां पर वो दोनों गैंगमैन मजदूर भर्ती हो गए। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो एक दोस्त था वो 1 रुपए के लिए काम करता था और जो दूसरा दोस्त था वो रेलवे के लिए काम करता था।
आप दोनों दोस्तों ने काम करना शुरू किया, रेलवे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई ट्रैक में प्रॉब्लम हो, कहीं भी मसला हो, तो एक दोस्त कहता था मैं हाजिर हूं ये सारा काम करने के लिए। वो भाग कर जाता और रेलवे के लिए काम करता कि मेरे मुल्क की रेलवे को कहीं नुकसान ना पहुंचे, मेरे मुल्क की रेलवे का भला हो जाए, वो अपनी खिदमत देता। वक्त गुजरता गया, एक वक्त आया जो हर वक्त रेलवे की फिक्र में रहता था, जो रेलवे के लिए काम करता था, वो उस वक्त की जो रेलवे थी उसका चेयरमैन बन गया। 30 साल बाद रेलवे का चेयरमैन रेल में जाकर बैठा और सफर कर रहा था। एक स्टेशन पर जाकर जब ट्रेन वो रेल रुकी तो वहां पर उसने देखा कि एक बंदा, एक गैंगमैन, एक मजदूर खड़ा है। तो वो वहां से नीचे उतरा और जाकर उसको गले लगाया। जब उसने उसको गले लगाया, उससे मुलाकात की, उससे खुशगपियां की, तो जो उस वक्त की रेल का जो ड्राइवर था उसने पूछा साहब क्या मामला है, आप रेलवे के चेयरमैन और वो एक मजदूर, तो आप उसके साथ इस तरह गपशप लगा रहे हैं जैसे आपकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, आपकी बड़ी जान पहचान है और बड़े। उसने कहा हाँ हम बचपन के दोस्त हैं, हमने पढ़ा भी इकट्ठे, लिखा भी इकट्ठे, एक जगह पर फले फूले, एक दिन नौकरी इख्तियार की, एक स्केल एक ग्रेड में नौकरी इख्तियार की। फर्क सिर्फ ये था तनख्वाह भी एक थी, कैडर भी एक था। मैं रेलवे के लिए काम करता था, वो रुपए के लिए काम करता था। रेलवे को जहां प्रॉब्लम आता था मैं वहां पर अपनी सर्विस देता था और वो काम करने से कतराता था, वो काम करने से भागता था। फर्क ये है कि आज 30 साल बाद भी वो लेबर है और मैं रेलवे का चेयरमैन हूं, क्योंकि मैंने रेलवे के साथ वफादारी की, मैंने इस्तकामत दिखाई, मैंने मुस्तकिल मिजाजी से अपने प्रोफेशन की बेहतरी के लिए, अपने महकमे की बेहतरी के लिए काम किया, जिसके नतीजे में मैं आज रेलवे का चेयरमैन बन गया और वो मजदूर का मजदूर रह गया। मुस्तकिल मिजाजी और वफादारी पर मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत मिसाल देता हूं। जहां तक मैंने पढ़ा, जहां तक मैंने समझा, जहां तक मैंने सोचा, अगर बंदा लायल हो जाए अपने प्रोफेशन के साथ, अपने महकमे के साथ, अपने इदारे के साथ, जो वो कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसकी प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी है, जो उसकी फराइज मंसबी है, अगर उसके साथ वो रायल हो जाए, तो लायल हो जाए, तो यकीन करें उसे रायल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप सारे लोग जानते हैं, आप सारे लोग जानते हैं, आप सारे लोगों ने पढ़ा, शायद हो सकता है तो जो आपने इस तरह ना की हो, हम में से हर कोई जानता है कि कुत्ता निजस है, कुत्ता पलीद है, ऐसा है या नहीं है। लेकिन हम में से हर कोई ये कहता भी है कि कुत्ते जैसा वफादार जानवर दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा है या नहीं है। आप देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठाकर देखें, असहाबे काफ का जो कुत्ता था, जिसके बारे में रब ने उसकी अदाएं बयान की हैं। रब ने ये बताया कि कुछ कहेंगे कि 3 थे और चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे कि 4 थे और 5वां उनका कुत्ता, और रब ने उस कुत्ते के बैठने की अंदाज भी बयान किए हैं। अच्छा, कुत्ते में ऐसी कौन सी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी थी, वो कौन सा ऐसा काम करता था? सिर्फ एक मुस्तकिल मिजाज था और अपने मालिकों का वफादार था। उसने वफादारी का सबूत दिया, उसने मुस्तकिल मिजाजी का सबूत दिया। जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसका फराइज मनसबी था, जो उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी, वो उसने दिखाई और वो कुत्ता होकर जंदी हो गया। तो हम तो दुनिया की बेहतरीन मखलूक है, हम जैसा तो कोई नहीं है, हम दुनिया की बेहतरीन मखलूक है, अशरफ मखलूकात हैं, हम रब के नायब हैं। हम जब अपने प्रोफेशन के साथ मुखलस हो जाएंगे, हम जब फराइज मनसबी ठीक तरह से अदा करेंगे, हम अपने इदारे के साथ मुखलस हो जाएंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाबी से रोक नहीं सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।